What is an action potential or an impulse? And what are its characteristics? How to describe it in examination? What content must be there in your answer? If these are your queries too, then watch this video. I hope that you will find it very helpful. Okay, if you like it, so please press the like button and subscribe my channel, and do not forget to share my videos. So let's start. So students, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज ईसीएफ की तरफ, और उसके अंदर है नेगेटिव चार्ज। ये स्टेज है रेस्टिंग स्टेज। इसको आप बोलोगे पोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ मेम्ब्रेन। ठीक है। और जब ये मेम्ब्रेन एक्साइटेबल होती है, अगर हमने स्टिमुलस दिया और इसने रिस्पॉन्ड किया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल, तो वो एक्साइटेबल होने के बाद में क्या जनरेट करेगी? एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल इज द एक्साइटेड फॉर्म ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल, हाउ विल यू डिफाइन इट? रैपिड चेंज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट कैन बी प्रोपेगेटेड। तो एक्शन पोटेंशियल का क्या होना जरूरी है? रैपिड होना जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो वो फिर आगे प्रोपेगेट हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जो है उसका एक प्रकार है स्पाइक पोटेंशियल। एक और टाइप रहता है, दैट इज प्लेट्यू पोटेंशियल। सो प्लेट्यू पोटेंशियल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पाइक पोटेंशियल। और ये नाम क्यों दिए गए हैं स्पाइक एंड प्लेट्यू? बिकॉज ऑफ देयर शेप। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो स्पाइक पोटेंशियल कैसा दिख रहा है, एक स्पाइक के जैसे। सो इसलिए इसको बोलेंगे स्पाइक पोटेंशियल। सो स्पाइक पोटेंशियल इज द टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल फाउंड इन न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल मोस्टली। सो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पाइक पोटेंशियल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपको एक्शन पोटेंशियल डिफाइन करना, जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर। और इसके अलावा उसमें आएगा ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ एक्शन स्पाइक पोटेंशियल एंड अलोंग विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स फेजेस। और वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि एक्सप्लेन इट्स फेजेस विद इट्स आयनिक बेसिस। तो ये सारी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन इसका बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन रहता है। इट इज अराउंड 0.1 to 0.2 मिली सेकेंड्स ओनली। फटाक से ऊपर जाता है, नीचे जाता है। चेंज इन द पोटेंशियल इज रैपिड एंड इन स्पाइक शेप। ओके, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम आते हैं फेजेस पे। फेजेस मीन्स एक्शन पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज में लौट आता है। तो फेजेस अगर हम देखें, ये डायग्राम में ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? बहुत सारी फेजेस इसमें लिखी हुई है। सो इस ग्राफ में क्या है कि नीचे एक आपने ये एक्सॉन लिया हुआ है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी रिकॉर्डिंग का। तो ये आपने एक्सॉन लिया है, उसके एक पॉइंट पे आपने स्टिमुलेटर इलेक्ट्रोड लगा दिया और दूसरे पॉइंट पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको न्यूरॉन को स्टिमुलस दे रहे हो, मेम्ब्रेन को। ठीक है। और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, स्पाइक पोटेंशियल जनरेट होगा, और फिर वो ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, और फिर वो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होगा। ओके। सो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं -70 मिलीवोल्ट, जो कि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। आपने क्या किया? स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस देने ऑर्डर में अचानक से ये छोटा सा डिफ्लेक्शन आ गया, विच इज कॉल्ड स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। ये क्यों आया? बिकॉज आपने यहाँ पे स्टिमुलस दिया और बाहर से कुछ करंट लीकेज होके रिकॉर्डिंग तक चला गया, तो ये आ गया स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आपको पता लग गया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उसको स्टिमुलस दिया है। उसके बाद क्या हुआ? आपने स्टिमुलस दिया, उसके बाद थोड़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई मेम्ब्रेन में, ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में ही है। तो इसको आप बोलोगे लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड इज व्हाट? ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ एक्शन पोटेंशियल टू बी जनरेटेड फ्रॉम द स्टिमुलस गिवन। तो स्टिमुलस और एक्शन पोटेंशियल जैसे स्टार्ट होता है, उसके बीच का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड।
अभी लेटेंट पीरियड अभी हम स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट आपका आ गया था स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, वो हो गया हमारा। उसके बाद हम आते हैं लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड वो ड्यूरेशन जिसमें कोई चेंज नहीं दिखता है आपने स्टिमुलस देने के बाद। क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर इम्पल्स टू ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज जनरेटेड टू द प्लेस वेयर इट इज रिकॉर्डेड। सो ये जो टाइम है ये लेटेंट पीरियड के रूप में आप रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको ये ग्राफ इस फॉर्म में दिखता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कैसे होना शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में इट इज अ स्लो चेंज टिल इट रीचेस टू दिस लेवल ऑफ -55। उसके बाद वो चेंज एकदम रैपिड हो जाता है, स्टीप राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दिस फेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। Then again it is followed by steep fall in the membrane potential. This phase is called repolarization. And after that the slow phase of repolarization, it is called after depolarization. And sometimes the membrane goes beyond the resting membrane's potential level, that is -70 के नीचे चली गई, तो उसको आप बोलोगे हाइपरपोलराइजेशन और आफ्टर हाइपर। हाँ, तो ये जो फेजेस हैं इनको अभी हम आयनिक बेसिस के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेटेंट पीरियड के बाद में क्या हुआ, टू अचीव द लेवल ऑफ -55, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल क्यों बोलोगे, क्योंकि इसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत फास्ट चेंज होता है, ठीक है, इसके पहले स्लो है। सो दैट स्लो राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये फेज आएगा आपका स्लो राइज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू अचीव द फायरिंग लेवल। ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया वैसे ही क्या हुआ, आसपास के जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल ओपन, लेकिन इनका नंबर कम है। सोडियम चैनल ओपन होने से क्या हुआ, सोडियम विल स्टार्ट कमिंग इनटू द मेम्ब्रेन। यहाँ पे पॉजिटिव था बराबर, इधर नेगेटिव था। अब क्या हुआ, सोडियम ने अंदर आना शुरू कर दिया, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए, तो ये पोटेंशियल जो है वो -70 से -55 की ओर जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कम नंबर में खुले इसलिए स्लो राइज हुआ, लेकिन जैसे ही लेवल ऑफ -55 विल बी अचीव्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम चैनल्स विल ओपन। तो उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में डिस्क्राइब करोगे द फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। क्यों बोल रहे हैं हम डीपोलराइजेशन, क्योंकि ये पोलराइजेशन के ऑपोजिट है, पोलराइजेशन डिस्टर्ब हो गया। अब इसमें होगा क्या, अगर मैं बोलूं कि ये लेवल -55 से पहुंचा +35, तो मेम्ब्रेन जो है वो ऑपोजिट हो गई, पोलराइज्ड, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, लेकिन अब क्या होगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगी और अंदर हो जाएगी पॉजिटिव। इसको बोलते हो आप डीपोलराइज होना मेम्ब्रेन का, ये पोलराइज्ड, दिस इज डीपोलराइज्ड। तो ये क्यों हुआ, अब अंदर पॉजिटिव आयन आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। कौन आ रहा है अंदर, सोडियम आयन। सोडियम आयन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पे हुआ क्या, देयर इज मोर एंड मोर नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स विल ओपन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ये टर्म आनी यहाँ बहुत जरूरी है, ये टर्म आपको मेंशन करनी है अपने आंसर में कि ड्यू इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेना, कि एक बार अगर सोडियम चैनल्स ओपन होना शुरू होते हैं और फायरिंग लेवल रीच हो जाता है -55 का, इट विल प्रमोट मोर एंड मोर नंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा मात्रा में सोडियम आयन अंदर आएगा उतना ही जल्दी ये फेज जो है डीपोलराइजेशन का आपका स्टार्ट होगा और अचीव हो जाएगा कहाँ तक, +35 तक, ओके। इसके बाद आपका आता है फेज ऑफ, नेक्स्ट फेज आपका आता है रीपोलराइजेशन का। रीपोलराइजेशन बैक टू द रेस्टिंग स्टेज, कि ये आपका बाहर माइनस आया था, अब इसको करेक्ट करके वापस बाहर प्लस लाना पड़ेगा और अंदर माइनस। तो इस फेज से इस फेज में आना इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन का फेज। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल, पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल।
तो अब पोटेशियम का क्या काम है, पोटेशियम चैनल खुल गए तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है ICF में, बाहर कम है ECF में, तो पोटेशियम विल स्टार्ट गोइंग आउट, तो अपने साथ पॉजिटिव आयन बाहर लेके जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर लेके जाएगा और अंदर वापस से नेगेटिव स्टेब्लिश करेगा। यहाँ पे अगेन दिस टर्म नीड्स टू बी देयर कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुले हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्टेज चेंज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हाइपरपोलराइजेशन का स्टेज क्यों आया, नेक्स्ट स्टेज में आप हाइपरपोलराइजेशन बोलोगे, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल्स। पोटेशियम बाहर बहुत ज्यादा चले जाते हैं तो अंदर का पोटेंशियल जो है वो -70 से भी कभी कभी नीचे आ जाता है, फिर उसका रेक्टिफिकेशन होता है बाद में। इसी के साथ ही जब आप ये आयनिक बेसिस में अपने आंसर में मेंशन करोगे, आपको उसके साथ ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि चैनल्स कैसे खुल रहे हैं और कैसे बंद हो रहे हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दिस कि सोडियम आयन चैनल्स की फंक्शनिंग कैसे है और पोटेशियम आयन चैनल्स की फंक्शनिंग कैसे है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये आपका सोडियम आयन चैनल्स, यू कैन सी हियर कि इट हैज अ गेट विच इज क्लोज्ड during resting stage in -70 millivolt. It is closed, which is called activation gate, and this is outside the membrane. ECF की तरफ ये इसका activation gate है, और इसका एक और गेट है inactivation gate which is towards ICF, लेकिन वो खुला है, ये बंद है। सोडियम आयन cannot move in at resting stage। जैसे ही आपने इसको मेम्ब्रेन को स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देने के बाद में वोल्टेज इफेक्ट आया, वोल्टेज इफेक्ट से आयन का जो गेट है खुल गया, खुल के द सोडियम विल इजीली एंटर इन। तो जब सोडियम अंदर एंटर करेगा तो ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से कहाँ पहुंचा देगा, +35। अब रिमेंबर इसमें बीच में एक स्टेज आई थी -55 की, तो -55 वाली जो स्टेज है वो है फायरिंग लेवल की। अगर वो नहीं पहुंच पाती है तो ये मेम्ब्रेन वापस इस दिशा में आ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर वो -55 का लेवल, मिलीवोल्ट का लेवल रीच कर देती है, फायरिंग लेवल, उसके बाद वो आगे उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, डिपोलराइजेशन होगा ही होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। तो ये सारी चीजें आंसर में आनी चाहिए। अब ये आ गया -70 से +35, सोडियम अंदर आ रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इस रेंज के बाद में ये जो सोडियम आयन चैनल्स हैं ये क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद में ये सिचुएशन होती है, इसका कौन सा गेट क्लोज होता है, अंदर वाला, विच इज द इनएक्टिवेशन गेट। ठीक है, तो खुलते समय खुलेगा कौन, एक्टिवेशन गेट, बंद होते समय कौन बंद होगा, इनएक्टिवेशन गेट, विच इज बिटवीन +35 टू -70 मिलीवोल्ट के बीच में ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया सोडियम आयन चैनल का रोल। उसके बाद पोटेशियम का रोल इन योर एक्शन पोटेंशियल। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का चैनल वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम है, हमने लीकी चैनल्स पढ़े थे इफ यू रिमेंबर इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो एक्शन पोटेंशियल में जो रोल है वो वोल्टेज गेटेड का है। तो जो वोल्टेज चेंज सोडियम चैनल्स को ओपन करा रहा है वो ही सेम वोल्टेज चेंज पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स आर स्लोअर देन सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड। ठीक है, तो सोडियम चैनल्स के मुकाबले पोटेशियम चैनल्स ज्यादा स्लो हैं, तो सोडियम खुल जाते हैं पहले, पोटेशियम को खुलने में टाइम लगता है, तब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो +35 तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे खुलते हैं, खुलने के बाद में इनका जो लेवल है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +35 से वापस -70 पे लेके जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम चैनल खुलने से पोटेशियम जाएगा बाहर, अपने साथ पॉजिटिव लेके जाएगा तो अंदर ले जाए कर देगा वो नेगेटिव। ओके, तो ये सारा हो गया आपका आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन। ये सारी फेजेस के साथ होना चाहिए। वाई एक्सिस पे मिलीवोल्ट्स होने चाहिए, -70 रेस्टिंग, फायरिंग लेवल 0 और +35। ये एक और चीज रह गई इसमें, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, ये ओवरशूट पोटेंशियल। ये क्या है, ओवरशूट पोटेंशियल इज व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कर्व विच इज अबव द 0 मिलीवोल्ट। ठीक है, सोडियम आयन अंदर आ रहा है 0 तक लेके आ गया, 0 के ऊपर भी चला गया पोटेंशियल, फिर भी सोडियम आयन अंदर आ रहा है, तो 0 के ऊपर का जो पॉजिटिव पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरशूट पोटेंशियल। ठीक है, ये भी आपको टर्म ध्यान रहनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल।